नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विशेष विषय तो है और सवाल सबसे पहले आपसे है। आप उसका जवाब दीजिए तो मैं समझता हूँ कि उसके आधार पर जो हम जजमेंटल हो रहे हैं या मेरा जो व्यू है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर नहीं जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस दूंगा कि आखिर उनके बीच में वार्ता क्या हुई और विषय क्या था। मेरा सवाल ये है कि किसी घर में किसी बच्चे की हत्या किसी ने कर दी। अब हत्या के बाद ये हो जाए कि नहीं साहब दूसरा बच्चा पैदा कर देंगे, करवा देंगे और खर्चा उठा लेंगे, ठीक है ना। कोई अपने ही गर्भ में, अपने पेट में बच्चे को भ्रूण हत्या कर दे और बाद में कहे हम दूसरा पैदा कर लेंगे जब पकड़ा जाए तो। अपने ही बच्चे, जियाए हुए बच्चे को, अपने बच्चे को जिसने पैदा किया हो वो उसकी हत्या कर देगा। मैंने पैदा किया, मैंने किया, तो क्या मतलब है। कोई चोरी कर ले, बड़े स्तर पर चोरी कर ले, किसी को हताहत ना हो, चोरी करके ले जाए, पकड़ा जाए, तो जब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठे तो बोले साहब हम सामान सब वापस कर देंगे, मुझे छोड़ दीजिए। कह छोड़ दिया, चलिए जाइए, सामान वापस मिल गया, ठीक है यार, चोरी तुमने करी थी, तुम्हारी नियति थी, लेकिन तुमने वापस कर दिया है तो बात खत्म हो गई। ऐसा ही एक मामला, मतलब क्या, अब सवाल आपसे है, मैं उसको शुरू करूं। सवाल आपसे है, क्या ये सही है कि इकोनॉमिक क्राइम कोई करता है, देश के साथ कोई फ्रॉड करता है, बैंक के साथ कोई फ्रॉड करता है, मेरे साथ कोई फ्रॉड करता है, आपके साथ कोई फ्रॉड करता है, कोर्ट में गलत एफिडेविट लगा देता है और एफिडेविट लगाने के बाद कहता है साहब हम सुधार लेंगे, आपने पकड़ लिया हम सुधार लेंगे, आपने इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया है हम सुधार के सही कर लेंगे, इकोनॉमिक क्राइम मैंने किया है, जो मैं ले गया था वो मैं वापस कर दूंगा, क्या समस्या है। आपको पैसे चाहिए, आपको पैसे दे दूंगा, इंटरेस्ट सही दे दूंगा। या फिर हम मंडवाली कर लेते हैं, बैठकर तय कर लेते हैं कि भाई कितने चाहिए वो कर लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो कानून हमारे रहते हैं उन कानूनों को संशोधित करता है, उनका शोधन करता है। शोधन से मतलब यह है कि वो कानून को ये देखकर ये बताते हैं कि भाई ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। संविधान में संशोधन कर दिया तो भी असंवैधानिक है, संविधान में संशोधन करके लिख दिया तो भी असंवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट करता है। आखिर इसका आधार क्या है, मतलब कैसे करते हैं, संविधान में संशोधन भी असंवैधानिक कैसे हो गया। तो फिर एक डॉक्ट्रिन आ गई कि साहब बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर कैसे तय होगा, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं AOR पढ़ाता हूं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम होता है देश का, मैं मानता हूं जुडिशियल सर्विसेज में या जुडिशरी में सबसे टिपिकल वही होता है। सबसे टिपिकल वही होता है इसलिए क्योंकि 80 से ऊपर जजमेंट हैं, जिन जजमेंटों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट चलता है, जिन जजमेंटों का वो जजमेंट पढ़ाए जाते हैं। आपसे बैरक नहीं पूछता, आपसे सुप्रीम कोर्ट रूल्स जरूर पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स क्या कह रहे हैं। इसके अलावा वो जजमेंट पूछता है, फिर प्रैक्टिस प्रोसीजर पूछता है कि भाई कहाँ कैसे फाइल होगा, एफिडेविट कितने का लगेगा, क्या नहीं लगेगा, लिखोगे कैसे, फिर ड्राफ्टिंग है तो कैसे लिखोगे, कैसे नहीं लिखोगे, क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होते हैं, ये सब कहानी 4 पेपर लेता है। उसमें वो जो जजमेंट हैं, जिन जजमेंटों की एक सूची जारी की जाती है, उन जजमेंटों के आधार पर, वो जजमेंट जो कह रहे हैं उन जजमेंटों के आधार पर ही वो तय करते हैं कि अगर सरकार ने कोई संशोधन पार्लियामेंट से कर दिया है तो वो संशोधन सही है या गलत है, वो वैधानिक है या असंवैधानिक है। उन जजमेंटों में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो जो जजमेंट अगर 5 जजेस की बेंच का है तो 7 बिठाकर उसको पलटना पड़ेगा, उसका पूरे कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा। दूसरी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट, अभी आपको याद होगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अदालत में एक मामला था, चीफ जस्टिस की अदालत में मामला था और चीफ जस्टिस मामला सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे ब्रदर जज ने मेरे जजमेंट में बहुत सारी कमियां बताई और ये कहा उसमें कि चूंकि बाद के जजमेंट इन पर क्यूरियम हैं, यानी कि दीज आर नॉट एज पर द रूल्स और एज पर द प्रोसीजर एज पर द फाइंडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज व्हाई दीज आर नॉट बाइंडिंग। कौन सा जजमेंट था वो, जो इन्वायरमेंट की क्लियरेंस की बात आती थी और ये कहा था कि इन्वायरमेंट का क्लियरेंस, मोदी सरकार ये कह रही थी कि इन्वायरमेंट अगर आपने कुछ काम कर लिया तो इन्वायरमेंट का क्लियरेंस बाद में दे दीजिए, ले लीजिए, काम करिए, आप आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए, इन्वायरमेंट का क्लियरेंस है, हम
तय करेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना जरूर पड़ेगा। और अगर तुमसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो पोल्यूटर्स टू पे, तुम पे कर दो, हम पेड़ लगवा देंगे, हम और सही कर देंगे। ये किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कहा नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मामला है, स्ट्रिक्टली होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सरकार का जो संशोधन है ये अवैधानिक है। बाद में देश भर में करोड़ों लेबर बैठ जाएगी, लाखों की तादाद में प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क चल रहे हैं, वो सब गिर जाएंगे। तो फिर 3 जजेस की बेंच में फिर से आया, और उस पुरानी बेंच के जो एक जज साहब थे वो भी उसके पार्ट थे उन 3 जजेस में। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, इससे तो देश का बहुत वो हो जाएगा। और जब पोल्यूटर्स पे का प्रिंसिपल है तो सीधी सी बात आती है। और उसके बाद 2 जजमेंट और आ चुके हैं, चूंकि अब ये कंफ्लिक्टिंग 3 जजमेंट हो गए हैं, तो एक काम करते हैं, इसको फिर से रिव्यू करते हैं। और 3 जजेस की बेंच ने कहा, एक जज साहब ने उसमें कहा, लिख दिया कि भाई वो तो जो 2 जजमेंट बाद में आए हैं वो इन पर क्यूरियम, यानी कि वो फॉलो नहीं करते पुराने जजमेंटों को, इसलिए उनमें सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रोसीजर को नहीं लिखा गया है, अपने जजमेंटों को नहीं लिखा गया, उनको फॉलो नहीं किया गया है, या उनको लिखते हुए नहीं लिखा गया, इसलिए वो बाइंडिंग नहीं होते। मैं सिर्फ इन पर क्यूरियम बताने की कोशिश कर रहा था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, आप कोई भी संशोधन कर दीजिए, उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट देखेगा अपने जजमेंटों के आधार पर। अगर उनके जो जजमेंट हैं, उनकी जो फिलॉसफी है, जो उन्होंने बेंच बना रखा है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो लाखों केस डिसाइड कर रखे, उसके अनुरूप अगर आपने संशोधन किया है तो ठीक है। अगर उसके अनुरूप नहीं किया है तो फिर या तो वो अवैधानिक घोषित कर देंगे, अथवा जिस बेंच का जजमेंट है फंस रहा है, उस बेंच से बड़ी बेंच बिठाकर फिर उसको ओवर रूल करेंगे और इसको सस्टेन करेंगे। ये प्रोसीजर है। तो सुप्रीम कोर्ट तो वही मानेगा जो है। अब कोई व्यक्ति फ्रॉड करता है, फेक डॉक्यूमेंट, ये माल्या का भी यही केस था, नीरव मोदी का भी वही केस था, और ये वाला भी वही केस है। कितने का है? 6,800 करोड़ रुपया, लगभग 7,000 करोड़ का मामला है। इंटरवेंशंस मिलाकर 2 सज्जन इन बैंक को फेक डॉक्यूमेंट जमा करते हैं। मैं अभी नाम बताऊंगा पार्टियों के। फेक डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर वो लोन ले लेते हैं, लोन विदेशों में ले जाते हैं, कहीं भी लगाते हैं। भाई भारत सरकार को तो बैंक को तो बैंक ने आपको दे दिया, आपकी सिक्योरिटी जमा करी, बैंक ने आपसे कहा कि ले जाओ 5,000 करोड़, आप विदेशों में कहीं भी लगाते हो, हमें मेरा इंटरेस्ट है वापस कर दो, हम व्यापार करने के लिए बैठे हैं। सीधी सी बात है बैंक का। और आपने सिक्योरिटी कोठी जो जमा करनी थी वो लगा लूगू दी, बैंक ने पैसे दे दिए। बाद में पता लगा कि ये जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे विजय माल्या की तरह या बाकियों की तरह, वो फ्रॉड थे, नीरव मोदी की तरह वो फ्रॉड थे। अब वो फ्रॉड थे तो इन्वेस्टिगेशन बैठ गया, सीबीआई बैठ गई, ईडी बैठ गई, इनकम टैक्स बैठ गई, जितनी एजेंसियां होती हैं सब बैठ गई, लग गई में इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन ये बता रहा है कि भाई फ्रॉड किया है, इन्वेस्टिगेशन कह रहा है कि फ्रॉड किया है। अब फ्रॉड तो हो गया, सरकार से उन्होंने बात करी, बात करते हुए या बैंकों से उन्होंने बात की, और बैंक से बात करते समय उन्होंने कहा कि भाई ये जो फ्रॉडियल 2 भाई हैं, उन्होंने कहा कि हम आपका पैसा जमा कर देंगे, वापस कर देंगे, क्रिमिनल केस वापस ले लो। अब बैंक कैसे वापस ले लें क्रिमिनल केस? क्योंकि क्रिमिनल केस की खास बात यह होती है कि जो वादी है वो वादी पर नहीं चलता, वो सरकार पर चलता है। अब वादी से मतलब है जो कंप्लेनेंट है, कोई एफआईआर हो गई, कोई एफआईआर में क्राइम हो रहा है, चार्जशीट सबमिट हो गई। अब जिसने कंप्लेंट फाइल करी है वो चाहता है कि भाई मैं तुमको कॉम्पनसेट कर दूंगा, मैं आपको कुछ दे दूंगा, आप एक काम करो, केस वापस ले लो। सामने वाला केस वापस लेने जाता है। तो सीआरपीसी में या आज की बीएनएसएस में 2 प्रावधान है। एक तो कंपाउंडिंग है, बल्कि 3 प्रावधान है। एक तो 2 ही मान लीजिए, एक कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का मतलब कंपाउंडिंग में भी उसने 2 हिस्से बनाए, और कंपाउंडिंग में उसने कहा कि भाई एक सेक्शन बता रहा है, पुरानी सीआरपीसी का 320 कहता था, और ये कह रहा है कि नहीं, ये जो है वो आपको कोर्ट की परमिशन से ये वाले हो सकते हैं कंपाउंड, और ये वाले बिना परमिशन के हो सकते हैं, छोटे पेटी ऑफेंसेस। दूसरे हैं कोर्ट के उससे होंगे, और कोर्ट के उससे कंपाउंडिंग होगी, यानी कि आपका जो समन होगा वो इस आधार पर होगा कि भाई समाज में कोई गलत मैसेज ना जाए, देश में कोई गलत मैसेज ना जाए, सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, लोग प्रेरित ना हो जाएं, और वैसा करके फिर वो कंपाउंड करने के लिए ना आ जाए तो कोर्ट तय करेगा,
चलिए भाई वो हो गया। बड़े मामले हैं तो 7 साल तक की सजा वाले हैं तो प्ली ऑफ बार्गेनिंग होगा। प्ली ऑफ बार्गेनिंग का मतलब है कि सिद्ध हो गया कि ये व्यक्ति अपराधी है, मुकदमा फाइल हुआ था, उसने दूसरी पार्टी से बात करी, जो कंप्लेनेंट था, जिसका नुकसान हुआ, जिसका जो विक्टिम था, उसने कहा कि हम तुम्हें कुछ कॉम्पनसेट कर देंगे, तुम मुकदमा वापस ले लो। वो कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, वो मुकदमा वापस नहीं लग सकता, उसमें जज के पास एप्लीकेशन देनी पड़ती है और जज ये तय करता है कि इसमें बार्गेनिंग हो सकती कि नहीं। और बार्गेनिंग की खास बात भी ये है कि वो अगर कुछ पैसे उसको दे भी देगा तो माफ नहीं करेगा, पूरा सजा 50% कर देगा, 1/4 कर देगा, 50% कर देगा कि भाई अगर 10 साल की सजा तक के प्रावधान हैं तो एक काम करते हैं कि हम तुम्हें 5 साल दे देते हैं। मिनिमम 5 साल की सजा थी तो एक काम करते हैं 2.5 साल की दे देते हैं, पहली बार किया है तो एक काम करते हैं 1.25 साल में तुमको छोड़ देंगे, उसको कॉम्पनसेट कर दो, लेकिन माफ नहीं करेंगे, एक्विटल नहीं करेंगे, क्योंकि ये राज्य के खिलाफ अपराध है और ये देश को गलत मैसेज देता है। लोग उससे प्रेरित होंगे और फिर अपराध करके बार्गेन करना शुरू कर देंगे, अपराध करके कंपाउंड करना शुरू कर देंगे, अपराध करके पैसे देकर छूट जाएंगे। अब यहां जो मामला है वो तो ये है कि बैंक के साथ फ्रॉड किया, फ्रॉड करके पैसे लिए, पैसे लेकर विदेश चला गया, मुकदमा यहां फाइल हुआ, इन्वेस्टिगेशन बैठ गया और यह पता लग रहा है कि यह फ्रॉड है। सामने वाले को लगता है कि अब मैं फंस गया हूं, तो एक काम करते हैं हम आपके पैसे वापस कर देंगे, हमने जो फ्रॉड किया तो वापस कर देंगे। अब ये 5,000 6,000 करोड़ का मामला, ऐसे अगर हमारे देश में 100 केस आ जाएं 5-5 हजार करोड़ के, 5-5 हजार करोड़ के हमारे यहां 100 केस आ जाएं 140 करोड़ में, और मैं कहता हूं 5-5 1-1 हजार करोड़ के भारत में 1 लाख केस आ जाएं 140 करोड़ में, बैंकों का क्या होगा? और जब वो उनमें से जो 1,000 केस आ जाएंगे, 1 लाख केस आ जाएंगे, उनमें से एजेंसियां 5 केस पकड़ लेंगी, 5 कहेंगे हम पैसे वापस कर देते हैं, हम जो फ्रॉड किया है हमने पैसे वापस कर दिया, आपको पैसे से मतलब, हम पैसे वापस किए देते हैं, आप क्यों इस चक्कर में फंसे हो, आपको पैसे से मतलब, तो 5 वापस कर देंगे। लेकिन वो प्रेसिडेंट उन 1 लाख लोगों के ऊपर भी लागू होगा जो 1,000 करोड़ रुपए ले गए या 100 करोड़ ले गए, 500 करोड़ ले गए, वो कहेंगे पकड़ जाएंगे तो पैसे वापस कर देंगे, नहीं तो अपना तो हो ही गया। अगर पकड़े गए, इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोई बात पता लग गई तो ठीक है, एक काम करते हैं, पैसा डॉक्यूमेंट लगाओ, पैसा निकालो, चलते हैं, पकड़ जाएंगे तो पैसे वापस करके छूटा जा सकता है, कोई क्रिमिनल केस फाइल नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ये आपको कैसा लगता है, ये उचित है क्या? तो भाई पैसे लेते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं, फ्रॉड केस है सीधा सीधा, इसको संदेशरा स्टर्लिंग ग्रुप बैंक फ्रॉड केस कहते हैं। और इसमें 2 भाई एक्यूज्ड हैं, केस को अगर पूरा करना चाहें तो हेमंत एस हाथी वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स का मामला बनता है। रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 37 ऑफ 2020 विद कनेक्टेड केसेस, ये इसका साइटेशन है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग भी स्टडी करें कि भाई देश में जो फ्रॉड करना चाहता है उसको इन केसेस की स्टडी करनी चाहिए कि वो फ्रॉड करने के बाद कितना फंसेगा, कितना बचेगा। सरकार के वो बैंक की तरफ से एक बंद लिफाफा, सील लिफाफा आया और उसमें ये कहा कि भाई 5100 करोड़, ये जितना जो कुछ हुआ इंटरेस्ट में लाकर और गड़बड़ करके 6800 करोड़ 6800 करोड़ की जगह 5100 करोड़ में डील हो रही है फाइनल। एफआईआर दर्ज हुई 5383 करोड़ की। टोटल सब टोटल अगर मिलाकर देते हैं तो वो तो बहुत बड़ा चला जाता है। और मुकदमा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का फाइल हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मतलब अधिकारियों ने मिलकर का, आईपीसी उस समय हुआ करती थी 120B, 420, 467, 468, 471 का। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का सेक्शन 3, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 447, ब्लैक मनी एक्ट, इतने सारे कानून लगाए गए। इनका फ्रॉड हुआ है, चीट किया है, चीट करके पैसे लेकर भाग गया। सुप्रीम कोर्ट के पास वो आता है और ये कहता है, और जो बैंक के वकील हैं वो भी ये कहते हैं नहीं नहीं, हम सब 5100 करोड़ रुपए में डील फाइनल हो रही है और 5100 करोड़ की डील करके छोड़ देंगे, छोड़ने का है, आप बताओ क्या करना है।
अब आप बताओ सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, या कोर्ट को क्या करना चाहिए, या किसी को भी क्या करना चाहिए? क्या फ्रॉड किए हुए व्यक्ति के पकड़ जाने पर छोड़ देना चाहिए? अगर इन 5 को छोड़ देते हैं तो बाकी 1 लाख लोग और कल लोन लेने आ जाएंगे और बाकी और भी काम आगे बढ़ जाएगा। बैंकें फ्रॉड करना शुरू कर देंगी और कहेंगे 1000 करोड़ ले जाओ, 500 करोड़ ले जाओ, 100 करोड़ ले जाओ, 20 करोड़ ले जाओ, 1 करोड़ ले जाओ। पकड़े गए तो जमा कर देना, और नहीं पकड़े गए तो तुम्हारा हमारा पक्का। मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर स्टेटमेंट आया। जब सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर क्वैशिंग के लिए, मुकदमा क्वैशिंग के लिए आई पार्टी, तो पार्टी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज एपरेंट दैट सिंस इंसेप्शन, जब से कोर्ट बनी है तब से एक बात पर कोर्ट एग्रीड है, या उसका एक फॉर्मूला है, और कोर्ट ये कह रहा है कि उसका फार्मूला ये है, शुरू से ये फार्मूला है कि यदि याचिकाकर्ता एक मुश्त निपटान के तहत तय राशि जमा करने को तैयार है और सार्वजनिक धन ऋणदाता बैंकों के पास वापस आ जाता है, तो आपराधिक कार्रवाई जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कार्यवाही का स्वरूप स्पष्ट रूप से विशिष्टता की ओर संकेत करता है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक धन और ब्याज की रक्षा करना और गबन की गई राशि जमा करवाना है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आम सहमति बन गई है। इस दृष्टिकोण से वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अनुरोधित राहत प्रदान करने और सभी कार्रवाइयों को रद्द करने का निर्देश देने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना उचित है। न्यायालय ने कहा, यह कार्रवाई स्टर्लिंग समूह से जुड़े कथित वित्तीय धोखाधड़ी की जांच से उत्पन्न हुई, जिसे भगोड़े संदेशरा बंधुओं नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा द्वारा प्रवर्तित किया गया है। समूह पर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके बड़े बैंक ऋण प्राप्त करने और भारत तथा विदेश में कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से धन का गबन करने के आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, आयकर विभाग द्वारा की गई जांच में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, जालसाजी, धन शोधन, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और अघोषित विदेशी संपत्ति के आरोप लगाए गए हैं। यानी कि एजेंसियों ने यह कहा भ्रष्टाचार हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, जालसाजी हुई है, धनशोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कॉपरेटिव धोखाधड़ी हुई है, कंपनीज के साथ धोखाधड़ी हुई है, और अघोषित विदेशी संपत्ति का आरोप लगाया। विदेशी में बहुत सारी संपत्ति है, और कानून मैंने बताया कि किन किन कानूनों के तहत मुकदमे दाखिल किए गए। अब वो कहता है कि हम डील कर लेते हैं, आपके हमने 6800 करोड़ मेरे ऊपर निकलते हैं, हम एक काम करते हैं 5100 करोड़ जमा कर देते हैं, और साहब हमें माफ कर दीजिए, आपका पैसा हम आपको वापस कर देते हैं, हमें माफ कर दीजिए। और कोर्ट कहता है कि भाई ये तो प्रेसिडेंट है कि कोई उद्देश्य तो पूरा होता नहीं है, पैसा वापस चाहिए था, पैसा वापस मिल गया है, ब्याज की रक्षा करना हमारा काम है और गबन की गई राशि जमा करवाना उद्देश्य है। अब आप लोगों को तय करके बताना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आपको कितनी भाई, कितनी अच्छी लगी, कितना मतलब कैसे होना चाहिए। मेरा कोई इस पर मत नहीं है, मैं कोई क्रिटिसाइजेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, वो मैं जानना चाहता हूं कि वाकई में आप और देश के लोग इस विषय पर कैसे सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।